Who has composed the poem Fire Hymn? Who has composed the poem Fire Hymn? Options are given below and you have to give the answer. If you know the answer, please give the answer. Who has composed the poem Fire Hymn? Fire Hymn कविता को किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है? आपने अगर पढ़ा है और आपको आंसर आ रहा है तो आप अपना आंसर तुरंत बताइए कमेंट करके। किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आप पहले से जान रहे हों तो ज़रूर से ज़रूर आंसर कमेंट करके बताइए। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और याद भी रह जाएंगे। कुछ बच्चे वीडियो तो देख लेते हैं, आंसर जान लेते हैं, लेकिन कमेंट नहीं करते। अगर आप कमेंट करके आंसर बताएंगे तो वो परमानेंटली आपको याद हो जाएगा। ओके फाइन, चलिए तो अब मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा A.K.N. दारूवाला। फायर हिम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय K.N. दारूवाला। राइट आंसर इसका हो गया A.K.N. दारूवाला। K.N. दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन। K.N. दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन। फायर हिम कवि के पोएट K.N. दारूवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था? अगर आपने मेरी वीडियो की समरी नहीं देखी है तो ज़रूर से ज़रूर एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि अगर समरी आप देख लेते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर आपको नहीं छूटेगा एग्जामिनेशन में और आप आसानी से आंसर दे सकेंगे। चलिए तो मैं आपको बता दूं कि इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था। राइट आंसर होगा B 1984 1984। राइट आंसर होगा B 1984। दारूवाला हैज़ बीन ए वेल नोन पोएट एज वेल एज ए। दारूवाला हैज़ बीन अ वेल नोन पोएट एज वेल एज ए। ये कवि फायर हिम पोएट के कवि दारूवाला एक बहुत ही प्रसिद्ध वेल नोन कवि तो हैं ही, और साथ में क्या थे? क्या लगता है आपको आंसर? फटाक से आंसर दीजिए। चलिए ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा C शॉर्ट स्टोरी राइटर। राइट आंसर इज C शॉर्ट स्टोरी राइटर। द थीम ऑफ दारूवाला's पोएट्री कंसिस्ट डैश। द थीम ऑफ दारूवाला पोएट्री कंसिस्ट। फायर हिम पोएम के कवि दारूवाला की जो पोएट्री होती है उसमें क्या क्या चीज़ें निहित होती है, ख़ास तौर से वो किन चीज़ों के बारे में लिखते हैं। ऑप्शंस आपको दिया गया है। इस क्वेश्चंस में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिख रहे हैं ऑप्शंस में, तो मैं उन्हें भी आपको बताना चाहूँगा ताकि वो वर्ड समझ में आ जाए आपको। अगर आपने समरी देखी होगी तो वहाँ पे इन सारे वर्ड्स का मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। चलिए तो मैं इसका आंसर बता दूं, उसमें वर्ड्स भी अब मैं आपको समझा दूंगा। इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर होगा डी। इनके कविताओं में ज़्यादातर लव, प्यार की बातें होती है। राइट आंसर डी है। डी में जितने भी वर्ड्स दिए हैं वो सारे इनकी कविताओं में रहती है। तो डी लव, डेथ मृत्यु, डोमिनेशन। डोमिनेशन मीन्स प्रभुत्व, किसी पे जोर ज़बरदस्ती, अधिकार, ये सब चीज़ें इनकी कविताओं में रहती है। उसके बाद है सीनिसिज्म। सीनिसिज्म मीन्स होता है प्रतिकूलता, और उसका प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी यानी मानव समाज की दशा, मानव समाज की क्या दशा है, क्या हालात है, इन सब चीज़ों पे ये कविता लिखते हैं। एंड वायलेंस, और वायलेंस मीन्स होता है हिंसा, दंगा, मारकाट। तो इन सारी चीज़ों पे ये ज़्यादातर कविताएं लिखती है। यही सब चीज़ें इनकी कविताओं में होती है। तो राइट आंसर इसका हो गया डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दारूवाला's पोएट्री इज ए टोटली डैश रिकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव रेस्पॉन्सेस। दारूवाला's पोएट्री इज अ टोटली डैश रिकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव रेस्पॉन्सेस। ये कवि दारूवाला की जो कविताएं होती है एक पूर्णतः पूरी तरह से किस तरह का एक रिकॉर्ड है जो
सब्जेक्टिव रेस्पॉन्स, किसी सब्जेक्टिव रेस्पॉन्स का मतलब व्यक्तिगत प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। किस तरह का इनका ये रिकॉर्ड है वो आपको बताना है। याद कीजिए, आपने समरी पढ़ा होगा तो वहाँ पे मैंने ज़रूर इसकी चर्चा की है और आपको याद होना चाहिए। अगर आपने समरी पढ़ा है तो फटाक से देर मत कीजिए, आप तुरंत अपना आंसर बताइए। चलिए तो मैं आपको बता दूं, मैं ही बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ए इम्प्रेशनिस्टिक। इसका राइट आंसर होगा ए इम्प्रेशनिस्टिक। इम्प्रेशनिस्टिक मीन्स होता है प्रभावशाली। जी हाँ, एक प्रभावशाली रिकॉर्ड है जो कि व्यक्तिगत प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है इनकी कविताएं। राइट आंसर होगा ए इम्प्रेशनिस्टिक। याद रखेंगे आपकी इम्प्रेशनिस्टिक रिकॉर्ड है। फायर हिम डील्स विथ डैश घाट। फायर हिम डील्स विथ डैश घाट। फायर हिम कविता कौन सी घाट की व्याख्या करती है? फटाक से बताइए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप तुरंत दे सकेंगे आंसर। तो जल्दी से जवाब दीजिए, क्या लगता है आपको? चलिए ठीक है, आपने अपना उत्तर दे ही दिया होगा। अब आप मिला लीजिए। इसका राइट आंसर होगा बी बर्निंग। जी हाँ, राइट आंसर होगा बी बर्निंग। फायर हिम डील्स विथ बर्निंग घाट। द टर्म debauchery in Fire Hymn stands for. The term debauchery in Fire Hymn stands for. कविता फायर हिम में एक वर्ड यूज़ किया गया है debauchery। ये वर्ड किस चीज़ को प्रदर्शित करता है वो आपको बताना है। चलिए ठीक है, तो आपने अपना आंसर दे दिया होगा। मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा सी इमोरल बिहेवियर। जी हाँ, इमोरल बिहेवियर अनैतिक व्यवहार को दिखाता है। अनैतिक व्यवहार को दिखाता है। डिबॉक्री मिस होता है अनैतिक, और इसी वर्ड के लिए यूज़ किया गया है कविता में इस वर्ड को। तो राइट आंसर इसका होगा सी इमोरल बिहेवियर। द टर्म जोरास्ट्रियन इन फायर हिम स्टैंड्स फॉर। अब एक वर्ड और आ गया, जोरास्ट्रियन। जोरास्ट्रियन वर्ड किस चीज़ को प्रदर्शित करता है इस कविता में? द टर्म जोरास्ट्रियन इन फायर हिम स्टैंड्स फॉर। अगर आपने मेरी समरी इस चैप्टर की देखी होगी तो आप फटाक से आंसर दे सकते हैं क्या, क्योंकि वहाँ पे मैंने इसकी चर्चा की है कि वर्ड जोरास्ट्रियन किस चीज़ के लिए कविता में यूज़ हुआ है, और आप आसानी से देने सकेंगे आंसर। लेकिन अगर आप मिस कर चुके हैं मेरे समरी चैप्टर को तो आप ज़रूर जाकर देखिए। समरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समरी आएगा तभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप दे सकेंगे। और जितना क्वेश्चन मैं वीडियो में डाल रहा हूँ उतना ही नहीं, आप उससे भी ज़्यादा दे सकेंगे एग्ज़ाम में आएगा तो। चलिए ठीक है, तो द टर्म जोरास्ट्रियन वर्ड फायर हिम कविता में किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है वो मैं आपको बता दूं। इसका राइट आंसर होगा डी पारसी। जी हाँ, राइट आंसर होगा डी पारसी के लिए जोरास्ट्रियन वर्ड का यूज़ किया गया है, क्योंकि कवि KKN दारूवाला इस चैप्टर में पारसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, इसलिए जोरास्ट्रियन वर्ड का यूज़ किया गया है। The nearest tower of silence, according to the poem Fire Hymn, was dash away। जैसा कि कविता में ऑलरेडी समरी में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि अगर आप समरी पढ़ते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम आपका ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। टावर ऑफ साइलेंस कब्रिस्तान को कहा गया है जहाँ डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है, तो टावर ऑफ साइलेंस पारसी लोगों के लिए यूज़ होता है। तो इसमें जब कवि के जो सन होता है उसका बेटा जब डेथ कर जाता है तो टावर ऑफ साइलेंस जहाँ वह डेथ करता है उससे कितनी दूर होता है, वही इसमें पूछा जा रहा है। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पोएम फायर हिम वॉज डैश अवे। जो सबसे नज़दीकी टावर ऑफ साइलेंस होता है फायर हिम कविता में वो कितनी दूर पे होता है? अगर आपने समरी पढ़ा होगा तो आप बताइए आंसर, आपको बताना आंसर, जल्दी बताइए। चलिए ठीक है, अगर आपने मिस कर दिया है तो समरी ज़रूर देखिएगा। चलिए मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ए 1000 माइल्स। जी हाँ, राइट आंसर होगा ए 1000 माइल्स। जी हाँ, 1000 मील दूरी पर था नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस। द स्पीकर इन द पोएम फायर हिम स्वेयर्स डैश। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि स्पीकर यानी वक्ता, इस कवि के जो कवि हैं फायर हिम के,
के एन दारूवाला इस कविता में कितनी बार वो कसम खाते हैं, कितनी बार शपथ लेते हैं। स्वेयर्स मिस होता है कसम खाना। ऑप्शंस आपके सामने है, 1 बार, 2 बार, 3 बार या 1 बार भी नहीं। क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या होगा? चलिए तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा बी, ट्वाइस। राइट आंसर होगा बी, ट्वाइस, यानी 2 बार वो कसम खाते हैं। वो 2 बार इस कविता में कसम खाते हैं। द साइट ऑफ बर्निंग becomes frightening at dash. The sight of burning becomes frightening at dash. वो नज़ारा, जलने का जो नज़ारा होता है वो भयभीत कर देता है किस समय? ज़्यादातर वो किस समय डरावना हो जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, दिन, रात, सुबह, शाम या दोपहर, किस समय? चलिए ठीक है, तो आपने अपना आंसर कमेंट करके दे दिया होगा। मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा बी, नाइट। जी हाँ, राइट आंसर होगा बी, नाइट। द साइट ऑफ बर्निंग बिकम्स फ्राइटेनिंग एट नाइट। द स्पीकर वॉज ब्रोकन ड्यू टू। द स्पीकर वॉज ब्रोकन ड्यू टू। इस फायर हिम कविता के कवि पूरी तरह टूट चुके थे, उसका क्या वजह था? ड्यू टू मीन्स होता है के कारण, किस चीज़ के कारण। चलिए तो आपने आंसर दे ही दिया होगा अभी तक। मैं आपको बता दूं, मिला लीजिए। राइट आंसर इसका होगा सी, डेथ ऑफ हिज सन। राइट आंसर होगा सी, डेथ ऑफ हिज सन। उसके बेटा की मृत्यु के कारण कवि पूरी तरह टूट चुका होता है। के एन दारूवाला वॉज बॉर्न इन। के एन दारूवाला वॉज बॉर्न इन। इस कविता में कवि के एन दारूवाला का जन्म कब हुआ था, कौन से ईयर में? तो ये तो आपको याद ही होगा, मैंने समरी में बताया है चैप्टर में। चलिए ठीक है, तो अब मिला लीजिए। इसका राइट आंसर होगा बी, 1937। जी हाँ, राइट आंसर होगा बी, 1937। द वर्ड हिम मीन्स। द वर्ड हिम मीन्स। इस कविता में चैप्टर का जैसा कि नाम है फायर हिम, तो फायर मीन्स तो आग ही होता है, लेकिन हिम, HYMN, हिम का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन आपके सामने दिया है। चलिए ठीक है, मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर इसका होगा डी, अ सॉन्ग फॉर प्रेज। राइट आंसर होगा डी, अ सॉन्ग फॉर प्रेज। प्रेज मीन्स होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। किसी की प्रशंसा करने के लिए जब कोई गीत गाया जाता है तो उसे हिम कहते हैं। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। In the poem Fire Hymn, the poet describes the scene of. In the poem Fire Hymn, the poet describes the scene of. इस कविता फायर हिम में कवि ने किस सीन का, किस दृश्य का वर्णन किया है? क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस को देखिए और आप अपना आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए ठीक है, तो मैं अब आप बता दूं, राइट आंसर इसका होगा डी, बर्निंग घाट। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपने भी अब तक दे दिया होगा आंसर। इसका राइट आंसर होगा डी, बर्निंग घाट। द पोएट यूज्ड द वर्ड स्टब फॉर। द पोएट यूज्ड द वर्ड स्टब फॉर। कवि स्टब वर्ड का इस्तेमाल इस कविता में किस चीज के लिए किया गया है? ऑप्शन आपके सामने नीचे लिखा हुआ है, क्या लगता है आपको? चलिए मैं बता दूं आपको, इसका राइट आंसर होगा ए, रिमेंड पार्ट। ए मीन्स होगा रिमेंड पार्ट, यानी अवशेष। स्टब मीन्स होता है अवशेष या बचा हुआ हिस्सा, उसी के लिए यूज किया गया है। राइट आंसर होगा ए। द स्पीकर दारूवाला बिलोंग्स टू डैश रिलीजन। द स्पीकर दारूवाला बिलोंग्स टू डैश रिलीजन। कवि जो है वक्ता दारूवाला, वो किस धर्म से ताल्लुकात रखते हैं? बिलोंग्स मीन्स होता है ताल्लुकात रखना, संबंध रखना, रिलीजन मीन्स धर्म। चलिए ठीक है, तो आपने आंसर दे ही दिया होगा। वैसे तो वो पारसी थे, लेकिन जो ये रिलीजन के अंतर्गत आते हैं उसे जोरास्ट्रियन कहते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा डी, जोरास्ट्रियन। राइट आंसर होगा डी, जोरास्ट्रियन। द रेडनेस ऑफ फायर appears dash to the poet. द रेडनेस, लालिमा ऑफ फायर, आग की लालिमा
कवि को कैसा प्रतीत होती है? चलिए तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा बी, क्रूएल। जी हाँ, बी होगा राइट आंसर, क्रूएल। क्रूएल मीन्स क्रूर, भयावह, हैवानियत जैसा। राइट आंसर होगा बी, क्रूएल। द वर्ड पासर बाई मीन्स, द वर्ड पासर बाई मीन्स, वर्ड पासर बाई का क्या अर्थ होता है? इस कविता में यूज़ किया गया है राहगीरों के लिए। तो मैंने इजी कर दिया, अब ऑप्शंस देख के आप बताइए। चलिए ठीक है, आपने आंसर दे दिया होगा, आप मिला लीजिए। राइट आंसर इसका होगा ए, वॉकर। जी हाँ, राइट आंसर होगा ए, वॉकर। वॉकर मीन्स क्या होता है? राहगीर, पथिक। तो पासर बाई का भी वही अर्थ होता है, इस हिसाब से राइट आंसर हो गया ए, वॉकर। द डेड बॉडीज ऑफ पारसी आर डिस्पोज्ड at the dead bodies of Parsi are disposed at the, पारसी के मृत शरीर को, डेड बॉडीज को, लाश को कहाँ दफनाया जाता था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए, बर्निंग घाट, बी, टावर ऑफ साइलेंस, सी, पॉन्ड, डी, रिवर। क्या लगता है आपको राइट आंसर? अपना आंसर कमेंट करके फटाक से बताइए, देर मत कीजिए। चलिए ठीक है, तो आपने आंसर दे ही दिया होगा और उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर सही भी होगा। तो अब आप मिला लीजिए। राइट आंसर इसका होगा बी, टावर ऑफ साइलेंस। राइट आंसर होगा बी, टावर ऑफ साइलेंस। ओके फाइन। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फायर हिम चैप्टर से। ये 8वां चैप्टर था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश 100 मार्क्स के लिए। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर हम लोग इसके बाद मिलते हैं अगले चैप्टर की समरी में। तो कल ही अपलोड होगा अगला चैप्टर का समरी, और चैप्टर का नाम मैं आपको अभी ही बता देना चाहता हूं। चैप्टर का नाम है द सोल्जर। तो ऑब्जेक्टिव की वीडियो देखने से पहले इंग्लिश में आप उसकी समरी जरूर देख लें, क्योंकि समरी आप देख लेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपको 100% कंफर्म हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।